हेलो, व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है। मैं पी रंजित, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री, आपको व्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि वैदिक काल में किस प्रकार की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना तैयार थी और किस प्रकार से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्ट्रक्चर वैदिक काल में काम कर रहे थे। तो वैदिक काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना को हम आगे बढ़ाएं। इसके पहले हमें एक बिंदु को समझना पड़ेगा कि आखिर पॉलिटिकल डायमेंशन में, राजनीतिक संरचना में या सामाजिक संरचना में या रिलीजियस संरचना में हम आखिर क्या क्या चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम उस बिंदु को समझ लेते हैं कि जब भी किसी काल विशेष का अगर राजनीतिक स्थिति को बताना पड़े तो हमें किस किस बिंदुओं को बताना पड़ेगा। जब भी किसी काल विशेष का पॉलिटिकल डायमेंशन हो या राजनीतिक स्थिति बताने का हम प्रयास करें तो दो तीन चीज ऐसे हैं जिसे हम अवश्य बताएंगे। चाहे आप अगर आपने मुगल काल को बताना हो तो मुगल काल में आप बताएंगे कि उस काल विशेष की राजनीतिक संरचना किस प्रकार से थी, उस वक्त जो बादशाह और जो अमीर या जो ऑफिसर होते थे उनके बीच किस प्रकार का संबंध था, किस प्रकार से टैक्स या लगान वसूल किया जाता था, किस प्रकार से न्याय या फिर न्यायिक व्यवस्था या फिर राजा के आदेश किस प्रकार से माने जाते थे। ये दो तीन ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा किसी भी काल विशेष का जब राजनीतिक संस्था को बताने का प्रयास करें तो हम उस बिंदु को बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह अगर हम राजनीतिक पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल में सबसे पहले एक बात और बताएंगे कि साम्राज्य का विस्तार, उसका भूभाग, उसका टेरिटरी। तो सबसे पहले हम बताएंगे साम्राज्य विस्तार के बारे में। इसकी चर्चा करना पड़ेगा आपको, आखिर वो साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तृत था। अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल बताएंगे, अगर हम अकबर का राजनीतिक संरचना बताना हो तो हम बताएंगे कि अकबर यहाँ से साम्राज्य इसका विस्तार था, और फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आएंगे। तो साम्राज्य विस्तार से आपको एक ब्रॉड आइडिया बनेगा कि वो शासक किस जगह पे शासन कर रहा था। दूसरी बात, राजनीतिक संरचना के बारे में। राजनीतिक संरचना जिसमें आपने सुना होगा बहुत सारे, जैसे आज के वक्त अगर बताना हो तो हम बताएंगे आज डेमोक्रेसी व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, जनता को वोटिंग का अधिकार दिया गया है। उसी तरह अगर मुगल काल या मौर्य काल की बताएंगे तो बताएंगे केंद्रीकृत व्यवस्था थी, राजा सर्वेसर्वा होता था। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को भी आपको बताना पड़ेगा कि आखिर उस वक्त के राजनीतिक संरचना में किन किन मोनार्की व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक था, गणतंत्रात्मक था, रिपब्लिक सिस्टम था, या फिर राजा की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। तो व्यवस्था को बताने का हम प्रयास करेंगे। तो राजनीतिक संरचना या वो जो व्यवस्था काम कर रही थी, जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी हम बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद उस वक्त टैक्स और लगान की स्थिति को बताएंगे। प्राचीन काल में, मध्यकाल में आमतौर पर लगान ही महत्वपूर्ण टैक्स के रूप में, सबसे बड़ी व्यवस्था लगान के रूप में होती थी। लगान, तो हम लगान या टैक्स या इकोनॉमिकल लगान या कर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, कर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कर की संरचना या कर के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे कि आखिर जो शासक था वो किस रूप में, किस प्रकार से लगान वसूल करता था, कितने प्रतिशत लगान लेता था या कर लेता था, लगान वसूल कौन करता था, और लगान वसूल करने में वो कितनी रियायत या छूट देता था, उससे संबंधित जो भी बात है। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे हम कहते हैं आर्थिक संरचना, इकोनॉमिकली डायमेंशन, आर्थिक संरचना, इसे ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था है, नौकरशाही व्यवस्था है, राजा, जो ऑफिसर थे, जो मंत्री होते थे, उनके बीच के जो संबंध होते थे, तो यहां पर हम पढ़ेंगे नौकरशाही व्यवस्था या ब्यूरोक्रेसी व्यवस्था। नौकरशाही व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था, इसमें आपको हमें नाम याद करने पड़ेंगे। जैसे आपने सुना होगा कहीं दीवाने अर्ज, दीवाने खारिज, है ना, दीवाने रसालत,
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के विभाग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मतलब ऑफिसर के नाम होते हैं। वैदिक काल पढ़ेंगे तो रत्नीन का नाम पढ़ना पड़ेगा, सन्निधाता हो, संग्रहर्ता हो। अब जब मौर्य काल को पढ़ेंगे तो अलग अलग प्रकार के अधिकारी के नाम मिलते हैं, तो उन अधिकारियों के नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, जो इसी व्यवस्था के तहत आपको पॉलिटिकल सिस्टम के तहत ही आपको बताने पड़ेंगे। इसके बाद न्याय व्यवस्था। प्राचीन काल में राजा का सबसे बड़ा कार्य न्याय देना होता था, तो उस न्यायिक व्यवस्था में राजा की कितनी भूमिका थी, राजा के बाद न्याय कौन देता था, किस सीमा तक वो अधिकारी न्याय दे सकता था, कितना दंड दे सकता था, कितना पनिश कर सकता था, क्या क्या दंड विधान क्या क्या थे, किस साहित्य से किस साहित्य से दंड विधान का प्रावधान लिए गए थे, तो ये भी आपको इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तहत ही पढ़ने पड़ेंगे या बताने पड़ेंगे। उसी के तहत आपको सैन्य व्यवस्था ही बताना पड़ेगा, मिलिट्री सिस्टम, सैन्य व्यवस्था, कमांडर कौन होता था, युद्ध कौन करता था, युद्ध के लिए कितनी आर्मी होती थी, किस प्रकार की सेना थी, सेना की रणनीति क्या होती थी, किस प्रकार से चक्रव्यूह बनाया जाता था, ये सारी बातें आपको वहां पर पढ़ के बताने पड़ेंगे। मुख्य सेनापति कौन होता था, राजा युद्ध करने कब जाता था। इस तरह की बातें बताने के बाद ही, इस तरह की बातें बताने के साथ ही आप इस बिंदु को बताएंगे कि उस वक्त उस काल विशेष में सैन्य व्यवस्था कितनी मजबूत थी और राजा ने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के क्रम में किस प्रकार किले बनाए थे, सुरक्षात्मक प्राचीर बनाए होंगे, कुछ दीवार बनाए होंगे, कुछ खाइयाँ बनाई होंगी, कुछ न कुछ काम किए होंगे, उस बात को भी आपको इस व्यवस्था के तहत ही बताने पड़ेंगे। और बहुत सारे कोई खास विशेष बातें होंगी। अगर उस राजनीतिक संस्था में कुछ विशेष स्ट्रक्चर हो, कोई विशेष खास बातें हों, उस बात को भी आप हाईलाइट करने का काम करेंगे। अगर हम जब मुगल काल को बताएंगे तो हमें मनसबदारी व्यवस्था बतानी पड़ेगी, जागीरदारी सिस्टम बताना पड़ेगा। जब हम दिल्ली सल्तनत को बताएंगे तो वहाँ पर इक्तादारी व्यवस्था बतानी पड़ेगी। उसी तरह जब हम राजपूत काल को पढ़ाएंगे, राजपूत काल बताने का प्रयास करेंगे, राजपूत काल के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बताने का प्रयास करने के क्रम में आपको सामंतवादी सिस्टम बतानी पड़ेगी, तो उसे भी हम विशेष व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस राज विशेष का या राजा का जो राजनीतिक संरचना तैयार किया था वो कितना कामयाब रहा, या वो बाद के दिनों में या वर्तमान काल तक उसकी कितनी प्रासंगिकता है। तो आप इस बात को भी बताने का प्रयास करेंगे। जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक आपका आंसर अधूरा ही रह जाएगा। उस राजनीतिक संरचना के कितने बिंदु हमें आज देखने को मिलते हैं, और वो राजनीतिक संरचना जिस राजा ने तैयार की थी वो कितना प्रासंगिक था उस वक्त भी और आज के वक्त भी, वो कितना सफल रहा, है ना, वो सफल रहा या असफल रहा। क्योंकि किसी भी राज के, ये भी ध्यान रखेंगे, किसी भी राज के पतन के लिए राजा के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका होती है उस व्यवस्था के। अगर वो व्यवस्था खराब है, उसने सिस्टम खराब बनाया है, तो राज का खुद ब खुद पतन हो जाएगा। इसलिए वो जो राजा ने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था कितनी कारगर सिद्ध हुई, वो व्यवस्था कितना सफल रहा, वो व्यवस्था कितना बाद के दिनों में हम उस व्यवस्था को कितना कितना सीख सकते हैं। अगर हम सपोज दैट मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल की जो व्यवस्था केंद्रीकृत व्यवस्था थी, आप गौर करेंगे जब मौर्य काल आप पढ़ेंगे, गौर से पढ़ेंगे, ठीक से ध्यान से पढ़ेंगे, तो मौर्य काल की बहुत सारी व्यवस्था जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी, मौर्य प्रशासन जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और हम उसे आज भी उसे पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है और उससे प्रशासनिक अधिकारी उसे सीखते हैं। जब भी आप IAS का एग्जाम फाइट करके मसूरी जाएंगे तो सबसे पहले आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र को ही पढ़ाया जाएगा। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि राजनीतिक विज्ञान के जो प्रोफेसर होते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो इस बात का हुआ मचाते हैं, इस बात के तरफ इशारा करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान की शुरुआती ग्रंथ जो प्रिंस है, जो मैकियावेली की रचना है ना, यहाँ बाकी जो इंडिया की जो किताबें थी वो तो बेकार थी। लेकिन आज भी अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता है और विश्व में अब ये माना जाता है कि
अर्थशास्त्र के माध्यम से, अर्थशास्त्र की जो बातें बताई गई है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, वो बातें काफ़ी प्रासंगिक हैं और अभी भी वो माइलस्टोन मील के पत्थर के रूप में बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए वो कितना प्रासंगिक रहा, कितना कामयाब रहा, इस बिंदु को भी आप बताने का प्रयास करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर के तहत। तब जाके आपका राजनीतिक स्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरे बिंदु पे आए, सपोज देट हम धर्म को पढ़ते हैं, माने रिलीजन, धर्म। आपको हमेशा पढ़ने पड़ेंगे वैदिक, पूर्व वैदिक काल का धर्म, लेटर वैदिक काल का धर्म, आगे बढ़ेंगे 600 BC का धार्मिक पंथ, और आगे जब बढ़ते चलेंगे तो हर काल में, मौर्य काल का हो या गुप्ता काल का धर्म, राजपूत काल के धर्म, अकबर के दीनी इलाही व्यवस्था हो, या फिर बाद के दिनों में सामाजिक पुनर्जागरण के संदर्भ में धार्मिक पंथ के बारे में आपको पढ़ने पड़ेंगे। जब पोलिटिकल साइंस में आएंगे, पॉलिटी में आएंगे, तो धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पढ़नी पड़ेगी। तो ये धर्म का जो चैप्टर है इतिहास में, धर्म के जो बिंदु हैं, पहलू हैं, इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको ठीक से पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस रूप में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, धर्म में किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हमें इस बात को समझने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, किसी भी धर्म विशेष को पढ़ने के लिए हमें 3 बिंदुओं को, 3 पहलुओं को ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो बिंदु है वो है किसी भी धर्म विशेष में उस व्यक्ति विशेष की एक आस्था होती है, एक विश्वास होता है, फेथ, आस्था। जो धर्म की बुनियाद को तैयार करता है, नींव को तैयार करता है। अगर आप मोहम्मदन हैं, हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म के प्रति आपकी आस्था होगी। मोहम्मदन है तो उस धर्म के प्रति आप मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो जो आस्था है, विश्वास, अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर वो धर्म कामयाब नहीं हो पाएगा। तो धर्म के लिए सबसे पहला जो बिंदु है वो है आस्था, विश्वास या फेथ। जो भी किसी भी धर्म को, बौद्ध धर्म के हों, जैन धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, आपने गौर किया होगा अपने धर्म के प्रति हर व्यक्ति विशेष का लगाव होता है। वो लगाव कहाँ से पैदा हुआ, किस प्रकार से पैदा हुआ, आस्था कहाँ से पनपी, इस बिंदु को भी आपको बताने का प्रयास करना पड़ेगा। वो आस्था, विश्वास, वही धर्म की नींव तैयार करता है। उसके बाद दूसरा बिंदु होता है जिसे बोलते हैं कर्मकांड, रिचुअल्स। हर धर्म विशेष के अपने कुछ रिचुअल्स होते हैं, कर्मकांड होते हैं। अगर आप हिंदू होंगे तो मंदिर जाते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, अगरबत्ती दिखाना, धूपबत्ती दिखाना, पीपल के पेड़ में जल देना, सूर्य उपासना करना। अगर मोहम्मदन होंगे तो नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद जाएंगे, रोजा रखेंगे, ईसाई हैं तो चर्च जाएंगे। तो कुछ ना कुछ वो कर्मकांड होते हैं जो उस धर्म को विशेष बनाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जिसे कहते हैं दर्शन, फिलॉसफी। फिलॉसफी को भी धर्म का एक अंग माना जाता है। वस्तुतः दर्शन जो है वो आमतौर पर आम आदमी को जल्दी समझ में आता नहीं है। तो जीवन मृत्यु के जो जटिल प्रश्न होते हैं, जीवन मृत्यु के जो क्लिष्ट सवाल होते हैं, आत्मा, परमात्मा, जीव, ये प्रकृति के रहस्य, ये जो गूढ़ सवाल होते हैं, जटिल और क्लिष्ट सवाल होते हैं, जो आमतौर पर आम आदमी को समझ में नहीं आता है, इसके लिए बहुत खोज, रिसर्च, ध्यान मग्न करके लाखों हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करके जो बातें निकालते हैं, उसे फिलॉसफी या दर्शन की संज्ञा दी गई है। तो दर्शन वस्तुतः धर्म का एक गूढ़ रहस्य, एक जटिल रहस्य, मानव और प्रकृति के बीच के जो भूमिका है उसको बताने का प्रयास करते हैं। आखिर हम इंसान कहाँ से आए हैं, मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, सजीव निर्जीव क्या है, इस सृष्टि कैसे चलायमान है, सृष्टि कब से चलायमान है, कब कितने सालों तक
सृष्टि चलेगी, इस तरह के जो गुड्स वाला आप देखते होंगे, इस तरह के गुड्स वालों का हल इसी फिलॉसफी या दर्शन के तहत दिया जाता है। तो हर धर्म के अपने दर्शन भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दर्शन ये हिंदू धर्म हिंदू के ही नहीं है, हिंदू दर्शन के नहीं है, हर धर्म के अपने कुछ विशेष फिलॉसफी होती है, दर्शन होती है, और वो दर्शन ही इस उस विशेष धर्म को विशेष को उस धर्म विशेष से अलग करता है। तो अपने हर धर्म के अलग अलग दर्शन होते हैं, फिलॉसफी होते हैं। जैसे अगर आप हिंदू धर्म की बात करेंगे तो आपने देखा होगा अपने धर्म में उपनिषद से दर्शन की शुरुआत होती है। हालांकि वैदिक वेद में भी दर्शन को झलक मिलती है, लेकिन प्रॉपरली जो उपनिषद है, जो 108 जिसकी संख्या है, 18 उपनिषद अभी उपलब्ध है, उस उपनिषद में हमें दर्शन की शुरुआती झलक देखने को मिलती है। बाद के दिनों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य वगैरह इसी दर्शन की व्याख्या की है उन्होंने। तो ये दर्शन भी इसी धर्म का पाठ है जिसे हमें पढ़ने पड़ेंगे। और आस्था, आखिर जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की आस्था क्यों पनपी, जैन धर्म के प्रति लोगों की आस्था क्यों पनपी, आखिर इस्लाम एक विश्व धर्म क्यों बन पाया, इतनी बड़ी कंट्री पे, इतनी सारे भूभाग पर उसने अपना फैलाव कैसे किया। तो कुछ ना कुछ उसकी लोगों में उसके प्रति कुछ उस धर्म के प्रति आस्था होगी, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे, कुछ ऐसे बिंदु होंगे, उन बिंदु को, उन पॉइंट को आपको इस जगह पे बताना पड़ेगा। और कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे अगर हिंदू दर्शन की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें तो यज्ञ है, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा यज्ञ में जो मंत्र पढ़े जाते थे, मंत्र कौन पढ़ता था, ब्राह्मण पढ़ता था। अग्नि में आहुति दी जाती थी, इंद्र बड़े देवता थे, इंद्र के लिए मंत्र पढ़े जाते थे, वरुण के लिए मंत्र पढ़े जाते थे। जब उसी को हम गुप्त काल के आसपास आके देखते हैं, उसी हिंदू धर्म का संश्लिष्ट रूप गुप्त काल में देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड में, जब गुप्ता पीरियड की बात करते हैं, उस वक्त मंदिर की संकल्पना आती है, मूर्ति पूजा प्रारंभ होती है, देवी देवता की अलग अलग मूर्तियां बनी प्रारंभ होती है, 2 अलग अलग पंथ बनते हैं, वैष्णव पंथ, शैव पंथ। ये कुछ ऐसे कर्मकांड है जो आपको हम बताने पड़ेंगे। तो धर्म, रिलीजन पढ़ने के लिए आपको इन 3 बिंदुओं को समझना पड़ेगा, आस्था, विश्वास या कर्मकांड, या फिर उस धर्म विशेष का दर्शन। इन तीनों बिंदु को पढ़ेंगे तभी आपको धर्म का चैप्टर या धर्म की पहलू समाप्त होंगे। बात को ध्यान रखेंगे, धर्म में इन 3 बिंदुओं को शामिल किया जाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे धर्म और पंथ अलग अलग हैं, जिसे चर्चा में पॉलिटी पढ़ाने क्रम में कभी करूंगा। धर्म और पंथ अलग अलग हैं, धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। अपने संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द को दिया गया है, धर्म निरपेक्षता करके कोई शब्द नहीं होता है, नहीं है अपने संविधान में। तो उस चीज़ को भी बाद में समझेंगे, लेकिन अपने इतिहास के पॉइंट में, इतिहास के पॉइंट से बता रहा हूँ, इसमें कोई सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये फिलॉसफी की बातें नहीं है, इतिहास की बातें। इतिहास में जब आप धर्म का विश्लेषण करेंगे, धर्म की का आंसर आप लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा, इन 3 बिंदुओं के जरिए बताना पड़ेगा उस धर्म विशेष की खास बातों को। आपको सवाल पूछे जाते हैं, देखा जाएगा वैदिक धर्म पूछा गया तो सिर्फ 3 बिंदु को बताएंगे। वैदिक कर्मकांड पूछा जाएगा तो सिर्फ आप कर्मकांड की बातें बताएंगे, आखिर वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में किस प्रकार से कर्मकांड थे, किस प्रकार से यज्ञ होते थे, आहुतियां, मंत्र, श्लोक वगैरह बताएंगे। और वैदिक फिलॉसफी, वैदिक दर्शन की बात की जाएगी, उपनिषद के दर्शन की बात की जाएगी, तो सिर्फ हम उपनिषद के दर्शन की बात करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। वहाँ अद्वैतवादी दर्शन था, ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया, और आत्मा ब्रह्म से निकली हुई है, आत्मा ब्रह्म में विलीन होती है, ये सारी जो कंसेप्ट है उसको बताने पड़ेंगे। आपके सवाल भी अलग अलग बनेंगे। वैदिक धर्म तो तीनों बात बताएंगे, वैदिक कर्मकांड सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे, यज्ञ की चर्चा करेंगे, उपनिषद के दर्शन तो आप इसकी चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म के प्रति आस्था क्यों पनपी तो सिर्फ आप उस बात को बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैदिक धर्म में जो जटिलता, क्लिष्टता, जो खर्चीला आयोजन था, उसी को प्रति संतुलित करने के लिए महात्मा बुद्ध और जैन ने एक अलग धर्म, अलग पंथ की स्थापना की। और उसके प्रति लोगों की आस्था क्यों पनपी, क्योंकि वो ये जो धर्म था ये थोड़ा जटिल हो चुका था, वैदिक धर्म। वहाँ पर अलग टाइप से आपके सवाल लिखने का प्रयास करेंगे। ये था आपका धर्म के पहलू। उसी तरह अगर हम समाज को पढ़ें, सोसाइटी को पढ़ें, तो समाज में सबसे पहले हम ये बताने का प्रयास करेंगे समाज किस प्रकार का समाज था। समाज में आपने देखा होगा, अगर आप समाज प्रगतिशील था, रूढ़िवादी समाज था, कुपमंडुक समाज था,
तो सबसे पहली जो नज़र झलक पड़ती है उस किसी भी समाज का आप देखेंगे, आपको लगेगा ये समाज प्रगतिशील समाज है, ये कुपमंडुक समाज है, ये रूढ़िवादी समाज है, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। अगर हम हरियाणा के खाप की बात करें तो आपको लगेगा यार कुछ ये रूढ़िवादी समाज है। अगर हम अमेरिका की सोसाइटी की बात करें तो आपको दिमाग में लगेगा अमेरिका का समाज एक प्रोग्रेसिव समाज है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे कि समाज का स्वरूप कैसा था, नेचर ऑफ सोसाइटी। फर्स्ट टू क्लियर नेचर ऑफ सोसाइटी, नेचर ऑफ सोसाइटी। जिसमें आपको ये आ जाएंगे, शब्द आ जाएंगे, समाज प्रगतिशील भावना से प्रेरित था, रूढ़िवादी समाज था, कुपमंडुक समाज था, मिश्रित समाज था, अलग अलग पहलू होते हैं। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले बताएंगे, इससे एग्जामिनर के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि आप उस समाज की ओवरऑल विशेषता को आप समझ पा रहे हैं। आप गौर कीजिए, अगर आपको बताना हो कि पूरे भारत का समाज कैसा था, अगर आपने लिखा भारत का समाज मिश्रित समाज था, तो जो आंसर देखने वाला है उसको समझ में आ जाएगा कि आप बताना चाह रहे हैं कि न ज़्यादा प्रगतिशील है न ज़्यादा रूढ़िवादी समाज है। अगर अमेरिकन समाज, यूरोपियन समाज, यूरोपीय व्यवस्था के बारे में कुछ कहीं बताना हो तो आप बताएंगे समाज काफ़ी प्रोग्रेसिव था। तो इसका तात्पर्य निकल गया कि आप उस समाज की सारी विशेषता को जानते हैं। तो एक शब्द में बताना पड़ेगा सबसे पहला लाइन, या तो प्रगतिशील हो, या कुपमंडुक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, या रूढ़िवादी समाज हो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आएगा उस वहाँ भी स्ट्रक्चर की बातें आएंगी। कहीं जाति व्यवस्था हो सकता है, कहीं वर्ण व्यवस्था हो सकता है, कहीं कहीं और भी व्यवस्था हो सकती है, सामंतवादी व्यवस्था हो सकती है, किसी यूरोप में कुछ और व्यवस्था, दास व्यवस्था हो सकती है। तो जो स्ट्रक्चर समाज में बना गया है उस सामाजिक संरचना को, उस स्ट्रक्चर को भी बताने का प्रयास करेंगे। समाज में किस प्रकार का स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर काम कर रहा था। अगर इंडिया की भारत के समाज की बात करें तो यहाँ पर जाति व्यवस्था थी, शुरुआती दौर में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था बाद में जाति व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। इस जाति व्यवस्था को आप बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ समाज में जो भेदभाव के तत्व हैं, जटिलता के जो तत्व हैं, तो समाज में आप एक चीज यही भी बताएंगे, समाज जटिल समाज था, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, या सिंपल सोसाइटी थी। इसका मतलब हुआ भेदभाव कितना था। तो यहां पर आप इसको विभेदीकरण भी लिख सकते हैं, समाज में कितना विभेदीकरण था। तो कहीं ना कहीं समाज को इस बताने के लिए समाज में कितना विभेदीकरण था। विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। तो समाज में विभेदीकरण, भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे अमेरिका सोसाइटी, यूरोप की सोसाइटी बताएंगे वहाँ पर दासों को लेकर बताना पड़ेगा कि समाज में कितना भेदभाव था। अपने इंडियन समाज के बताने क्रम में आप जाति व्यवस्था को लेकर बताएंगे कि जाति व्यवस्था में कैसे कैसे तरह से विभेदीकरण किया गया था। इस तरह की बातें आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आप यही बताएंगे कि आखिर वो जो समाज बना था वो समाज वर्तमान काल में कितनी उसकी प्रासंगिकता है और कितना उस समाज ने योगदान इस वक्त है। तो सामाजिक योगदान को भी बताने का प्रयास करेंगे, तब आप मोटामोटी समाज आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो समाज में 2-3 बिंदु को ही टच करना है। सबसे पहली बात, समाज में समाज का स्वरूप कैसा था, समाज जटिल या सरल समाज था, सामाजिक संरचना किस प्रकार से काम कर रही थी, समाज में भेदभाव के तत्व कितने थे, और चाहे महिला के संदर्भ में भी हो सकता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति बतानी पड़ेगी आपको विविधि क्रम में। महिलाओं की स्थिति हो, अगर गरीब अमीर के बीच कितना भेदभाव था, सूद और दास के बीच कितना भेदभाव था, जाति व्यवस्था के तहत कितने भेदभाव थे। तो विविधीकरण भेदभाव को बताते हुए आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि उस समाज में कट्टरता किस सीमा तक थी, भेदभाव किस सीमा तक थी, बाद में किस शासन कितना सुधार किया, या समाज काफी प्रगतिशील था, और आज उस वक्त क्या प्रासंगिकता है। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ उसकी स्वरूप आज भी हमें जाति व्यवस्था में देखने को मिलती है। बाद के दिनों में जब जाति व्यवस्था का विकास हुआ, कास्ट सिस्टम का विकास हुआ, वही कास्ट सिस्टम देखिए आज भी भारत में 2000-3000 साल बीत गए, लेकिन वो जाति व्यवस्था आज भी प्रासंगिक है और आज भी
उसी जाति व्यवसाय के तहत हम काम कर रहे हैं। ये समाज की निरंतरता को बताता है। तो निरंतरता और सातत्य के तत्व को भी आप बताना पड़ेगा कि समाज में कितना निरंतरता रही। इन बिंदुओं को बताने से आपके समाज के पहलू बन जाएंगे। इस तरह से जब भी काल विशेष का पढ़ें तो राजनीतिक समझना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति को बताने का प्रयास करने के बाद आपकी टॉपिक्स आपके बनते थे। इसमें भी कितने बदलाव हुए, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर कितने बदलाव हुए, उस बदलाव को भी आपको देखना पड़ेगा। और बाकी जो वैदिक काल की बातें हैं हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।